हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाती अपने क्लासरूम की जानिब बढ़ रही थी जब वो जल्दी में सामने से आने वाले वजूद को ना देख सकी और अचानक से उससे टकरा गई। हाथ में पकड़े हुए उसके नोट्स ज़मीन पर गिर पड़े, जबकि टकराए जाने वाले वजूद की कॉफ़ी इसके कपड़ों पे ही गिर गई थी। उसने टकराने वाले से उजलत में माजरत की और ज़मीन पर बिखरे अपने नोट्स जमा करने लगी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था, क्योंकि कल रात उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। इसीलिए वो अपनी किसी गलती की वजह से इस दिन को बदमज़ा नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि शायद उसने बहस से गुरेज किया, इससे पहले कि टकराने वाला वजूद उसे अपने कपड़ों के लिए खरी खोटी सुनाता। वो तकरीबन भागते हुए कॉरिडोर के आखिर में मौजूद सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो इंसान इसके इस उजलत भरे रवैये पर खासा हैरान हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने उसी से बदला लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसके कपड़े उसकी वजह से ख़राब हो चुके थे और अपनी जॉब के पहले दिन वो इस तरह की हद तक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यही वजह थी कि इसे उस पर बहुत गुस्सा आया था। अपने सर को झटकते हुए इसने गहरा सांस लिया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसके कपड़ों पर गिरी हुई कॉफ़ी साफ़ हो चुकी थी और शर्ट चूँकि ब्राउन कलर की थी तो उस पर किसी को गुमान नहीं होता था कि उसकी शर्ट पर कुछ गिरा था। उसने पीछे मुड़कर कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसने गहरा सांस लिया, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसने क्लासरूम में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए सबको ग्रेट किया और डाइस के पास जाकर खड़ा हो गया। आज मेरा आपके साथ पहला दिन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ने में और मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। लेकिन इस सबसे ज़रूरी है कि हमारे दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि मैं आप सबको अपना तारुफ दूँ और आप भी ख़ुद से मुझे मुतारिफ़ करवाएं, ताकि हम एक दोस्ताना माहौल बना सकें। उसने यूं ही तायराना निगाह दौड़ाते हुए कहा, जब उसकी नज़र उसी लड़की से टकराई जो इससे कुछ देर पहले टकराई थी। एकदम इसका हलक कड़वा हो गया। इसने सर झटकते हुए अपनी बात को जारी रखा, लिहाजा शुरुआत में खुद से करता हूँ। मेरा नाम मुबीन अहमद है। मुबीन ने मुस्कुराते हुए पूरी क्लास को अपना तारुफ करवाते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ आपका ये सफ़र मेरे साथ खुशगवार रहेगा। अब जल्दी जल्दी आप तमाम स्टूडेंट्स भी अपना तारुफ मुझे करवा दें, ताकि हम बेसिक बातों में बात करने के बाद कल से अपने लेक्चर स्टार्ट कर सकें। ये कहते हुए उसने उस लड़की की तरफ देखा। वो सर झुकाए अपने नोट्स पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। सब लोगों ने बारी बारी अपना तारुफ करवाना शुरू किया। जब उस लड़की की बारी आई तो वो उठी और बिना हिचकिचाए उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा नाम फारिया अजमल बेग है। इसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। इसके तारुफ पर प्रोफेसर मुबीन को सुबह का मंजर याद आया, जिस पर एक तंजिया मुस्कुराहट उनके चेहरे पर उभरी। फारिया की दोस्त नाजिया कहने लगी, यार सर मुबीन तो बहुत हैंडसम है। तभी फारिया ने उसे चुटकी काटी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। अगले दिन जब फारिया और नाजिया केमिस्ट्री की क्लास में पहुंचे तो सर मुबीन क्लास में आ चुके थे। लेक्चर शुरू हो चुका था और सारी क्लास बहुत गौर से प्रोफेसर मुबीन को सुन रही थी। मे आई कम इन सर? नाजिया ने आहिस्ता आवाज़ में अंदर आने की इजाज़त तलब की, जिस पर प्रोफेसर मुबीन ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। वो इस लड़की से बदला लेना चाहता था, लेकिन कुदरत उसे ये मौका इतनी जल्दी दे देगी ऐसा उसने सोचा नहीं था। नहीं, उसने दो टोक अंदाज में कहते हुए अपना लेक्चर जारी रखा। फारिया और नाजिया ने एक दूसरे की जानिब हैरानगी से देखा। दूसरी सुबह फारिया ने नाजिया के साथ जाकर सबसे पहले अपनी असाइनमेंट प्रोफेसर मुबीन के ऑफिस में जमा करवाई और उसके बाद
अपने रूटीन पैटर्न को फॉलो करते हुए लेक्चर्स लेने लगी। जब प्रोफेसर मुबीन की क्लास का वक्त हुआ तो वो दोनों आज वहाँ पर वक्त से पहले मौजूद थी और प्रोफेसर मुबीन के दिए गए लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स को रिव्यू करने में मशगूल हो गई। जब अचानक प्रोफेसर मुबीन क्लास में दाखिल हुए। मिस फारिया अजमल बेग, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ये हरकत किस बिना पर की है? इतने सीधे सवाल पर एक लम्हे के लिए फारिया बौखला सी गई थी, लेकिन फिर उसने गहरा सांस लिया और पूरे एतमाद के साथ खड़े होते उनसे कहा, जी हाँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या हरकत की है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? प्रोफेसर मुबीन ने अब्रू उचकाते हुए पूछा। बिल्कुल, मैंने ये हरकत आपके कल के रवैये की बिना पर की है और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप इस तरह की नाइंसाफ़ी किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फारिया ने भी प्रोफेसर मुबीन के लहजे में गुस्से से जवाब देते हुए कहा। पूरी क्लास हैरान थी कि आखिर ये मामला क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि प्रोफेसर मुबीन और फारिया इतने गुस्से से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नाजिया भी हैरान परेशान सी, कभी फारिया को देखती तो कभी प्रोफेसर मुबीन को। उसके इस रवैये पर प्रोफेसर मुबीन ने कुछ भी कहने से गुरेज किया और अपना लेक्चर देने लगे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद नाजिया ने फारिया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुमने क्या किया है? नाजिया ने तशवीशनाक लहजे में इससे पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस खड़ूस की कंप्लेन की थी ताकि आइंदा वो इस तरह का गलत रवैया किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ इख्तियार ना कर सके। फारिया ने इत्मीनान भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से फारिया और प्रोफेसर मुबीन के दरमियान में कोई भी बहस या बात नहीं हुई थी। प्रोफेसर मुबीन क्लासरूम में आते, अपना लेक्चर देते, असाइनमेंट देते और चले जाते। फारिया उनकी दी हुई असाइनमेंट्स वक्त पर तैयार और बिना ताख़ीर के वक्त पर जमा करवाती। वो प्रोफेसर मुबीन को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता यूं ही गुजरने लगा था। नवंबर शुरू हो चुका था और माहौल में सर्दी की एक लहर का आगाज़ हो चुका था। उस दिन भी फारिया को ऑफिस में काम करते हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। जब फारिया ने वक्त देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे और वो अभी तक ऑफिस में ही थी। फारिया ने जल्दी से अपना सारा काम समेटा और हॉस्टल जाने के लिए ऑफिस से निकल पड़ी। आज सुबह से ही मौसम बहुत सर्द था, लेकिन बारिश की वजह से अचानक सिग्नल इशू हो गया था, जिसकी बिना पर वो किसी गाड़ी को बुला नहीं पाई थी। दूसरी तरफ सड़क पर भी कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था जिसकी मदद से वो अपने हॉस्टल की तरफ जा पाती। ऐसे में अचानक एक गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आकर रुकी। फारिया ने हैरानगी से उस गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी चलाने वाले इंसान ने शीशा उतारा। आने वाला कोई और नहीं, प्रोफेसर मुबीन थे। प्रोफेसर मुबीन ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको जहाँ आपने जाना है। फारिया ने हैरानगी से प्रोफेसर मुबीन की तरफ देखा और फिर एक गहरा सांस लेते हुए कहा, बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं खुद मैनेज कर लूँगी। आपने मुझसे इतना पूछ लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है, लेकिन अब आप जा सकते हैं। इसने दो टोक अंदाज में कहा और सड़क के उस पार रिक्शे के लिए देखने लगी। आज मौसम की खराबी की वजह से तुम्हें कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। प्रोफेसर मुबीन ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आपका सर, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहते ही फारिया सड़क के एक जानिब चल पड़ी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी जब अचानक से बारिश होने लगी। फारिया इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गई थी। प्रोफेसर मुबीन ने अपना सर झटका और गाड़ी लिए आगे बढ़ गए। प्रोफेसर मुबीन की गाड़ी एक बार फिर उसके पास आकर रुकी और प्रोफेसर मुबीन इस बार रुके नहीं, बल्कि बाहर निकले और उसके मुकाबिल जा खड़े हुए। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम जानती भी हो इस वक्त ऐसे मौसम में तुम इस हालत में जब चलकर अपने हॉस्टल की तरफ जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें ज़रा भी परवाह है?
فاریہ پروفیسر مبین کے اس بدلے بدلے رویے پر بہت حیران تھی، ان کے یہ احساس دلانے پر کہ یہ اتنا زیادہ سفر اسے اس حالت میں اگر طے کرنا پڑا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ گھبرا سی گئی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے پروفیسر مبین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پروفیسر مبین نے ایک دم سے اس کی کلائی تھامی اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور ڈرائیو کرنے لگے۔ فاریہ پروفیسر مبین کی اس پیش قدمی پر حیران رہ گئی تھی، لیکن اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ پورے راستے نہ پروفیسر مبین نے کوئی بات کی اور نہ ہی فاریہ نے۔ پروفیسر مبین نے گاڑی روکی، جس پر فاریہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے گاڑی سے اترتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے فاریہ کو پروفیسر مبین ایک سخت مزاج، کم گو اور کھڑوس انسان کے علاوہ ایک اچھے دل کے مالک بھی لگنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ فاریہ پروفیسر مبین کی باتوں کو غور سے سننے لگی تھی، ان کی حرکتوں کو غور سے دیکھتی اور ان کا تجزیہ کرتی، جس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ پروفیسر مبین جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں، وہ ایک بہت ہی مہربان دل کے مالک ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ فاریہ پروفیسر مبین کی جانب مائل ہونے لگی۔ وہ غصہ جو پروفیسر مبین کو دیکھ کر فاریہ کے چہرے پر عود آتا تھا، اب وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک خوبصورت احساس نے لے لی تھی۔ شاید وہ پروفیسر مبین سے مبتلائے محبت ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ موسم میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ اوائل دسمبر کے دن تھے، جب سورج بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ہوا اب بھی سرد تھی اور سورج کی یہ آنکھ مچولی ماحول کو مزید سرد بنا رہی تھی۔ ایسے میں ایک روز فاریہ اپنی اسائنمنٹ کے لیے کچھ کتابیں لینے لائبریری چلی آئی۔ چونکہ نازیہ کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ایسے میں اسے اکیلے ہی لائبریری آنا پڑا تھا۔ وہ اپنے مضمون کے مطابق بک شیلف سے کتابیں نکال رہی تھی۔ کتابیں نکالنے کے بعد وہ کھڑکی کے قریب موجود میز پر بیٹھ کر نوٹس بنانے لگی، جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ فاریہ یہ آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے اوپر جب غور کرنا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ آواز لائبریری کے باہر سے آ رہی ہے۔ وہ اٹھی اور آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ لائبریری کے ساتھ موجود کیفیٹیریا میں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ پروفیسر مبین بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ پروفیسر مبین کی پیٹھ اس کی جانب تھی، وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فاریہ تھوڑا اور قریب آئی اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لڑکی کے والد کی وفات ہو گئی تھی، جس پر پروفیسر مبین اس کے پاس بیٹھے اسے تسلیاں دے رہے تھے اور بحیثیت بھائی اس کو دنیا کی اونچ نیچ سمجھا رہے تھے۔ دیکھو، اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، خواہ وہ مالی مدد ہو یا پھر یہاں کسی طرح کی ضرورت ہو، تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، لڑکی نے عاجزی سے کہا۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو، ٹھیک ہے؟ پروفیسر مبین نے شفقت سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنائیت سے پروفیسر مبین کی طرف دیکھنے لگی اور مسکرانے لگی۔ فاریہ پروفیسر مبین کی طرف پہلے ہی مائل ہو رہی تھی، لیکن اب ان کا یہ روپ دیکھ کر ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب فاریہ کو پروفیسر مبین کی کلاس میں جانے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ ان کے ایکسٹرا لیکچرز لینے کے لیے بھی فاریہ بہت بے قرار رہتی تھی۔ لیکچر کے 45 منٹ کے دورانیہ میں بھی وہ صرف اس انسان کو دیکھتی رہتی تھی۔ فاریہ کا یوں ہر وقت پروفیسر مبین کو گھورتے رہنا پروفیسر مبین نے بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ ایک دن جب فاریہ اکیلی بیٹھی لائبریری میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی تو پروفیسر مبین اس کے پاس چلے آئے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے سے قاصر ہیں،
मिस फारिया, प्रोफेसर मुबीन ने चुपते हुए लहजे में फारिया से कहा। पहली बार फारिया को उनका ये चुपता लहजा बुरा नहीं लगा था। उसने उन्हीं के लहजे में उन्हें जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है मेरे ख्याल से, और शायद अब वहम बन चुका है, और वहम एक लाइलाज मर्ज है। फारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वहम दूर कर दें। प्रोफेसर मुबीन ने चैलेंज करते अंदाज में फारिया को कहा, जिस पर फारिया ने सर हिलाते हुए कहा, जी ठीक, बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि आपका शक दूर हो जाए। प्रोफेसर मुबीन ने अपने हाथ में पकड़ी किताब खोली और इससे सवाल पूछने लगे। फारिया ने मुस्कुराते हुए बिना हिचकिचाहट के तुर्की ब तुर्की उन्हें सही जवाब देने लगी। सवालात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और प्रोफेसर मुबीन ने सर हिलाते हुए तारीफी नज़रों से फारिया की तरफ देखा, जो फखरी अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्हीं को देख रही थी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बावर कराना ज़रूरी समझूंगा कि आप यहाँ जो पढ़ने आती हैं उस पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ये पहली बार था कि प्रोफेसर मुबीन फारिया से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। ये कहते ही प्रोफेसर मुबीन उठे और चले गए। फारिया की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होती चली गई। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। प्रोफेसर मुबीन को इस यूनिवर्सिटी में 6 माह मुकम्मल हो चुके थे, और इन 6 माह में प्रोफेसर मुबीन ने महसूस किया था कि फारिया उनकी तरफ माइल होने लगी है। एक दिन ओल्ड स्टूडेंट्स की गेट टुगेदर के लिए एक डिनर अरेंज किया गया था, जिसका मकसद महज लुत्फ अंदोज होना था। फारिया ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तय किया कि आज वो प्रोफेसर मुबीन से अपने दिल की बात कह डालेगी। चूँकि ये गेट टुगेदर रात की थी, लेकिन उसके बावजूद वो शाम 7 बजे ही वहाँ आ चुकी थी। चूँकि अभी काफ़ी वक्त था, तो उसने बाहर निकलने को तरजीह दी और टहलने लग गई। लेकिन जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंची तो उसकी नज़रें मुसलसल प्रोफेसर मुबीन को ढूंढ रही थी। बिलाखिर उसकी तरसी हुई निगाहों को सुकून मैसर आया और वो ठहर सी गई। प्रोफेसर मुबीन दूर खड़े कुछ स्टूडेंट्स के साथ मुस्कुराकर बात कर रहे थे। जब वो स्टूडेंट्स उनसे दूर हुए तो फारिया चलती हुई उनके पास गई और उनके मुकाबिल जा खड़ी हुई। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? देखिए, मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगी, बल्कि सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे आप अच्छे लगते हैं और मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। तो क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ? क्या आप मुझे अपने हमसफ़र के तौर पर कबूल करना चाहेंगे? फारिया ने आंखों में उम्मीद के दिए लिए प्रोफेसर मुबीन की तरफ देखा। प्रोफेसर मुबीन फारिया की बात सुनकर हक्का बक्का रह गए थे और शाकी निगाहों से उसे देखने लगे। अपने आप को कंपोज करते हुए प्रोफेसर मुबीन ने फारिया को इस बारे में बाद में बात करने का कहा। मैं अभी फारिग नहीं हूँ फारिया, इसीलिए इस पर हम फिर बात करेंगे। 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया और बिलाखिर 1 हफ्ते के बाद प्रोफेसर मुबीन ने फारिया को अपने केबिन में बुलाया। मे आई कम इन सर? फारिया ने दरवाज़ा खोलते हुए इजाज़त तलब की। जी, आ जाए मिस फारिया। आपने जो प्रपोज़ल मेरे सामने रखा था उस पर मैंने बहुत सोचा। बहुत सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि उस प्रपोज़ल को कबूल कर लिया जाए। प्रोफेसर मुबीन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए फारिया ने कहा, मैं जानती थी कि आप भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते। इसलिए मैंने आपको प्रपोज़ किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रोफेसर मुबीन बाआसानी मान जाएंगे। क्या आपके वालिदैन को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? प्रोफेसर मुबीन ने तशवीशनाक लहजे में उससे कहा। नहीं, क्योंकि मेरी खुशी ही मेरे वालिदैन की खुशी है। आप बेफिक्र रहें। फारिया चूंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उसके वालिदैन इससे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उसने अपने वालिदैन से बिना कुछ छुपाए अपने दिल की बात का इजहार
اپنے والدین سے کر دیا، جس پر اس کے والدین نے کچھ تشویش ظاہر کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیا۔ پروفیسر مبین کے گھر والے ان کی مرضی کے مطابق فاریہ کے گھر رشتہ لے کر گئے، جسے اس کے والدین نے خوشی خوشی قبول کر لیا، اور اس طرح 2 ماہ کے بعد فاریہ کا نکاح پروفیسر مبین کے ساتھ ہونا طے پایا۔ شادی کے بعد جیسے فاریہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ اپنے من پسند انسان سے شادی کر کے وہ بہت خوش تھی۔ فاریہ نے شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم پروفیسر مبین کے مشورے سے جاری رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا تو جہاں وہ جاب کرتی تھی وہاں اس کی پروموشن کر دی گئی۔ فاریہ اس پروموشن کو پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی یہ خوشی اپنے شوہر مبین کے ساتھ بانٹی، جس پر اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اسے مزید آگے کامیابی کے ساتھ بڑھتے رہنے کی دعا دی۔ چونکہ فاریہ ایک NGO کے ساتھ منسلک تھی، جس میں وہ گھر گھر جاتے اور خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرتے۔ فاریہ کی ٹیم میں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ فاریہ ان کی لیڈر تھی۔ فاریہ چونکہ بہت خوش مزاج تھی تو ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنا اور جلد ہی گھل مل جانا اس کی فطرت کا خاصہ تھا۔ اس کی ٹیم میں ایک لڑکا سمیر تھا، جو کہ فاریہ ہی کی طرح کی طبیعت رکھتا تھا۔ مبین اور فاریہ کی شادی کا آغاز نہایت خوشگوار تھا۔ دونوں نے خوابوں کے محل تعمیر کیے تھے، محبت اور اعتماد سے بھری زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ فاریہ ایک روشن خیال، زندہ دل اور معاشرتی لڑکی تھی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کام پر جایا کرتی تھی۔ مبین کو بھی اس کی آزادی اور خوشی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ فاریہ کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد فاریہ مبین کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مبین بھی فاریہ کو پا کر بہت مطمئن تھے۔ مبین فاریہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی پسند اور ناپسند کو ہمیشہ پہلی ترجیح دیتے تھے۔ ایک دن فاریہ صبح اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ آج صبح سے موسم بھی بہت ٹھنڈا تھا، کیونکہ رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور ابھی بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ فاریہ اٹھ کر کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ مبین لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جب مبین نے فاریہ کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اپنے اسی خیال کے تحت وہ اٹھے اور فاریہ کے پیچھے کچن میں چلے گئے۔ فاریہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ جب مبین نے فاریہ سے پوچھا، کیا ہوا فاریہ؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ مبین نے فکر مندی سے پوچھا، ہاں بس سر اور آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں آج ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ فاریہ نے نہکاہٹ زدہ لہجے میں جواب دیا۔ مبین اس کے پاس آئے اور اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ ارے فاریہ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، تم چھوڑو یہ سب اور چلو کمرے میں۔ مبین میں ٹھیک۔ فاریہ نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ مبین نے چولہا بند کیا اور فاریہ کو کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا، لیکن مبین یہ چائے۔ فاریہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، جس پر مبین نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، چائے میں بناتا ہوں، لیکن تم ابھی کمرے میں چلو۔ یہ کہتے ہی مبین نے کمرے کا رخ کیا اور فاریہ کو لے جا کر بیڈ پر لیٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب مبین واپس آیا تو مبین کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، جس میں چائے اور کچھ ہلکے پھلکے سنیکس رکھے تھے۔ مبین نے آ کر ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور فاریہ کو آرام سے اٹھاتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگوا کر بٹھا دیا۔ لو، یہ ناشتہ کرو، مبین نے ٹرے فاریہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور یہ دوائی بھی ناشتے کے بعد کھا لینا۔ مبین نے میڈیسن باکس سے دوائی نکالتے ہوئے فاریہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ فاریہ کو مبین کا اس طرح اپنے لیے فکر مند ہونا دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ چائے کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے اور ساتھ میں وہ سنیکس بھی کھانے لگی۔ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کرو، مبین نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اب یونیورسٹی جانا ہے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن تم سارا دن آرام کرو گی، کوئی کام نہیں کرو گی۔ میں جلدی واپس آنے کی پوری کوشش کروں گا، مبین نے فاریہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔
فاریہ نے اسبات میں سر ہلایا اور مبین کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ مبین یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگا، لیکن مبین نے جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا، تم آج اس کمرے سے بھی باہر نہیں جاؤ گی، صرف اور صرف اپنا خیال رکھو گی۔ میں جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مبین، دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا پھر؟ فاریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے گا، لیکن جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اپنا خیال رکھو گی نا؟ مبین نے سوالیہ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، فاریہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پکا؟ ہاں بابا، میں اپنا خیال رکھوں گی، لیکن آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا اور جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ جس پر مبین نے مسکراتے ہوئے کہا، جو حکم آپ کا۔ فاریہ بھی اس کے اس انداز پر مسکرانے لگی۔ مبین یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ فاریہ نے ناشتہ کرنے کے بعد ٹرے ایک طرف رکھا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ فاریہ اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جب اس نے دیکھا تو سامنے مبین بیٹھا تھا۔ آہ مبین، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ آپ کب آئے گھر؟ کیسا رہا آج آپ کا دن؟ فاریہ نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی، جب تم سو رہی تھی۔ یقین مانو بہت پیاری لگتی ہو سوتے ہوئے۔ مبین نے فاریہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر فاریہ شرما سی گئی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، آپ تھک گئے ہوں گے نا۔ آپ ایسا کریں کہ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں، فاریہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مبین نے اچانک فاریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں لے کر آیا ہوں، تم یہیں بیٹھو، میں بھی چینج کرنے جاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ مبین نے پیار بھرے لہجے میں کہا، جس پر فاریہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مبین مسکراتے ہوئے اٹھے اور واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ اب فاریہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ مبین جیسا اتنا اچھا ہم سفر پا کر یقیناً زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، اور اس طرح کی زندگی بہت خوش و خرم گزاری جا سکتی ہے۔ مبین فاریہ کا بہت خیال رکھتے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور فاریہ ان کے اس رویے پر پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ پہلے بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن مبین کی صحبت میں اور اس کی محبت نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ دیکھنے والے اب فاریہ کو دیکھتے تو یہ ضرور کہتے کہ فاریہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، جس پر وہ رشک آمیز نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھتی، کیونکہ یہ اسی کی محبت کا نتیجہ تھا جو اس کے رنگ و روپ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اور وہ اس پر ہمیشہ کہتی تھی، گلاب ہمیشہ تبھی کھل پاتا ہے جب اس کا مالی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر مبین کے چہرے پر بھی ایک الگ ہی رنگ دیکھنے کو ملتا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوبصورت اور مکمل لگتے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ اب اس چاند اور سورج کی جوڑی کو گرہن لگنے والا ہے، اور اس خوبصورت جوڑی کو جدائی کی آگ میں سلگھانے والا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مبین کے دل میں کچھ بدلنے لگا۔ پہلے پہل یہ بدلاؤ بے ضرر سا تھا، جیسے کوئی ہلکی سی بدلی آسمان پر نمودار ہو اور چند لمحوں بعد غائب ہو جائے، لیکن رفتہ رفتہ یہ بدلیاں گہرے بادلوں میں تبدیل ہو گئی، اور مبین کا دل شک و شبہات کی آماجگاہ بنتا گیا۔ ایک دن مبین نے دیکھا کہ فاریہ کے موبائل پر ایک نام بار بار سامنے آ رہا ہے، سمیر۔ یہ نام مبین کے ذہن میں ایک تیز چپتی ہوئی سوچ بن کر گونجا۔ سمیر، جو فاریہ کا کلیگ تھا، کبھی بھی مبین کی نظروں میں مشکوک نہیں تھا، مگر اس دن سمیر کا نام مبین کے دل میں شک کے بیج بو گیا۔ مبین رات کو بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
वो बार बार करवट बदल रहा था। फारिया उसके पास पुरसकून नींद में थी, लेकिन मुबीन के दिल में समीर का ख्याल हलचल मचा रहा था। क्या वाकई कुछ चल रहा है? क्या मैं अंधा था कि अब तक नहीं देख सका? ये ख्यालात उसे बेचैन कर रहे थे। फजर का वक्त था, परिंदे चहचहाने लगे थे, लेकिन मुबीन की रात बेसकूनी में गुजर चुकी थी। वो उठा और जैसे ही फारिया बेदार हुई, उसने गैर मामूली अंदाज में फारिया से सवाल किया, समीर से कल क्या बात हो रही थी? फारिया ने मासूमियत से कहा, कुछ खास नहीं, वो बस काम की बात कर रहा था। ये मामूली सा जवाब भी मुबीन के दिल को करार नहीं दे सका। अब हर मामूली बात पर मुस्कुराहट हर पैगाम उसे शक की नज़र से देखने पर मजबूर कर रही थी। फारिया अपने मामूलात में मगन थी, लेकिन मुबीन का बदलता रवैया उसे महसूस होने लगा था। वो हर वक्त फारिया की हरकत और सकनात पर नज़र रखने लगा था। जब भी वो मोबाइल पर समीर से बात करती, मुबीन के दिल में तूफान उठने लगता। एक दिन मुबीन ने फारिया को समीर से फ़ोन पर बात करते सुना। उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो फौरन कमरे में आया और ऊंची आवाज़ में बोला, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? फारिया हैरान परेशान हो गई। क्या मतलब? समीर मेरा कुलीग है, इसमें क्या गलत है? वो बोली। गलत? तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? मैं सब समझता हूं। मुबीन की आवाज़ में गुस्सा और शक नुमाया था। फारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सफाई दी, समीर और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा वहम है। मगर मुबीन का दिल अब ये बात सुनने को तैयार नहीं था। शक की अंधेरी बदली ने उसके दिमाग पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। फारिया ने कई बार मुबीन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुबीन का शक हर बार उसे दूर ले जा रहा था। फारिया अंदर से टूटने लगी थी। पहले पहल तो मुबीन को फारिया के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब जब मुबीन कॉल करता और सुनता कि वो टीम के लोगों के साथ विजिट पर आई है, मसरूफ़ है, तो वो ना चाहते हुए भी उस पर शक करने लगा। अक्सर फारिया समीर के साथ ही घर आती। चूँकि समीर फारिया के पड़ोस में रहता था, तो इसीलिए वो अक्सर फारिया को उसके घर भी छोड़ देता था, और जब कभी जल्दी जाना होता तो उसे घर से पिक भी कर लेता। ये तमाम हालात देखकर मुबीन को गुस्सा आने लगा और उसका शक ना चाहते हुए भी गहरा होने लगा। शक करना मुबीन के मिजाज का हिस्सा था। फारिया शादी से पहले नहीं जानती थी कि वो एक शक्की मिजाज इंसान है, और शादी के पहले चंद दिनों में भी मुबीन का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। लेकिन ये समीर का बार बार उसके घर आना जाना, उसका कॉल करना और उसका इसके घर छोड़ना मुबीन को खटकने लगा था। वो फारिया से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे लगता था कि फारिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका ज़्यादा झुकाव समीर की तरफ हो गया है, शायद इसी वजह से कि मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ और समीर उसका हम उम्र है। इसी तरह के गलत ख्यालात के तहत उसने फारिया पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन जब समीर ने फारिया को घर छोड़ा तो कुछ अहम फाइल्स लेने के लिए फारिया ने उसे घर में बुला लिया, जबकि मुबीन भी उस वक्त घर में नहीं थे। फारिया ने उसे चाय की ऑफ़र की, जिसे समीर ने खुश दिली से कबूल कर लिया। फारिया ने उसे चाय बना कर दी और वो फाइल्स लिए उसके पास आई और वो दोनों बैठकर उस केस पर बात करने लगे। इतने में मुबीन घर आ गए। मुबीन को उनको यूं साथ बैठे चाय पीता देखा तो वो एक अनदेखी आग में जलने लगा। अरे मुबीन भाई, अब बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। मैं फारिया को कह रहा था कि मुबीन भाई को किसी दिन हमारे घर डिनर पर लाओ, लेकिन हर बार ये कहती थी कि आपके पास वक्त नहीं होता। लेकिन मैं आपको खुद ज़ाती तौर पर यह दावतनामा देता हूँ। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इन दिनों वाकई में मुबीन बहुत मसरूफ़ थे, बस यही वजह है कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। ये एक बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन मुबीन को ये बात खटकने लगी थी और उन्होंने समीर से रस्मी सलाम दुआ करने के बाद उसके पास बैठने की कोशिश नहीं की और कमरे में चले गए।
उसका यूं लिया दिया रवैया देखकर समीर और फारिया दोनों ही ठुठक गए थे। समीर ने मुस्कुराते हुए फारिया का शुक्रिया अदा किया और फाइल्स उठाकर बाहर चला गया। फारिया ने दरवाज़ा बंद किया, चाय के कप उठाए, किचन में रखे और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। मुबीन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फारिया ने मुबीन के पास बेड पर बैठते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मुबीन ने तंजिया लहजे में फारिया से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? आप मुझसे नाराज़ हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी है? देखें, जब आप ऐसे मुझसे नाराज़ होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताएं ना, क्या हुआ आपको? मुबीन फारिया के इस अचानक दर पे दर सवाल करने पर तंग हुए और मुबीन को उस पर गुस्सा आ गया। मुबीन चीख कर कहने लगे, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और ये फजूल की मोहब्बत मत दिखाया करो मुझे। ये दिखावे की मोहब्बतें और ये दिखावे की मोहब्बत दिखाने वाले लोग दोनों ही जहर रखते हैं। सुना तुमने? चली जाओ यहाँ से। फारिया मुबीन के इस तरह अचानक चीखने पर घबरा सी गई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक उन्हें। मुबीन, मेरी गलती तो बताएं। जिस पर मुबीन उठ खड़े हुए। देखो, मैं तुम्हें कह चुका हूँ, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आप खो दूँ। फारिया मुबीन की बातों पर रोने लगी थी और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, खुदारा मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं जानती आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, लेकिन सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे और अब अचानक आपका ये बदला बदला रवैया मुझे तकलीफ़ दे रहा है। खुदारा मुबीन, मेरे साथ ऐसे मत करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फारिया ने रोते हुए मुबीन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। मुबीन एकदम पलटे और फारिया को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया। अगर इतनी ही मोहब्बत करती हो तो उस समीर के साथ क्या कर रही थी? हाँ, जब देखो तुम समीर के साथ घूमती फिरती रहती हो, जब देखो समीर तुम्हें कॉलें करता है, जब देखो तुम समीर के साथ खाना खा रही होती हो, तुम्हें घर छोड़ता है। समीर समीर समीर, मैं तंग आ गया हूँ इस समीर नाम से और इस इंसान से। कौन लगता है वो तुम्हारा, शौहर या फिर आशिक? बताओ मुझे। मुबीन की उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। फारिया जानती थी कि मुबीन थोड़े शकी मिजाज हैं, लेकिन उनका शक इस हद तक बढ़ जाएगा वो नहीं जानती थी। वो शाकी निगाहों से उन्हें देख रही थी। न जाने क्यों उस वक्त इसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो इंसान इस पर तोहमतें लगा रहा था जिससे वो मोहब्बत करती थी, जो इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला इंसान था, वो पहला मर्द जिसके लिए इसका दिल धड़का था, लेकिन आज वही इसके मुखालिफ खड़ा था। फारिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। मुबीन ने झटके से उसके बालों को छोड़ा और कहा, निकल जाओ यहाँ से बस, क्योंकि कोई जवाब नहीं इन सवालों का जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुबीन ने हंसते हुए कहा। वही हकीकत है, मुबीन ने उसे चीखते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फारिया ने अपने आंसू साफ किए, अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया और घर से जाने के लिए तैयार हो गई। मुबीन, मैं घर से जा रही हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। यकीन माने आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तब आप मुझे आवाज़ देंगे, लेकिन मैं आपके पास नहीं रहूँगी। आज आपने मुझे खो दिया। ये कहते हुए फारिया की आवाज़ रंध गई थी। प्लीज़, दरवाज़ा इस तरफ है। मुबीन ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फारिया ने आंखों से आंसू साफ किए और बिना उसकी तरफ देखे चली गई। 6 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन फारिया घर वापस नहीं आई। एक दिन समीर अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को उठाए घूम रहा था। जब मुबीन ने उसे देखा, उन्होंने पहले भी बहुत बार इसे देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये बच्चा किसका है।
एक सुबह जॉगिंग पर जाते हुए पड़ोस के नासिर साहब से बातों बातों में मुबीन को पता चला कि समीर की शादी को 10 साल हो चुके हैं। समीर की शादी का सुनकर मुबीन बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद समीर गैर शादीशुदा है और लड़कियों को फांसता है, लेकिन उसकी बीवी तो कभी नहीं देखी। तो नासिर साहब, आप कैसे कह सकते हैं इतने यकीन के साथ कि समीर शादीशुदा है? मुबीन ने मशकूक अंदाज अपनाते हुए नासिर से सवाल किया, तो नासिर साहब कहकहा लगाकर हंसने लगे। अरे भाई, समीर मेरा सगा भतीजा है, मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? और उसकी बीवी तो 10 साल पुरानी है। हाँ, बस कुछ मजबूरियों की वजह से यहाँ नहीं रह पाई थी। समीर की फैमिली तो यहाँ 3-4 साल पहले शिफ्ट हुए हैं ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता इन सब का। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसकी बीवी दरअसल अपनी माँ के पास होती थी। 2 साल पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ अकेली हो गई थी। बस अपनी माँ की देखभाल के लिए अपनी माँ के पास रुक गई थी। और हम सब ने फैसला किया था कि जब तक समीर की सास अपने बेटे के पास बाहर दुबई नहीं चली जाती, तब तक समीर की बीवी अपनी माँ के पास ही रहेगी। बस उनका 15 को ही वीज़ा आया था, इसीलिए अब समीर की बीवी वापस आ गई। समीर की सास तो कल ही चली गई। और ये जो तुम नौमौलूद बच्चा देखते हो ना, ये समीर का ही बेटा है। समीर अपनी बीवी से मिलने जाता था। नासिर साहब ने मुस्कुराते हुए मुबीन को हर राज से आगाह कर दिया। मुबीन के लिए ये इंकशाफ बहुत दिलसोज साबित हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया। अगली सुबह वो उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी जाने के बजाय फारिया के घर चले गए। फारिया के वालिद मुबीन के यूं घर अचानक आ जाने पर बहुत हैरान हुए, जबकि वो भी मुबीन के फारिया को ना मनाने पर बहुत परेशान थे। उन्हें मुबीन के रवैये ने दुख भी दिया था, इसीलिए उन्होंने फारिया को वहाँ जाने के लिए ज़्यादा मजबूर नहीं किया। लेकिन आज अचानक मुबीन को यूं अपने सामने दरवाजे पर खड़े देखकर फारिया के वालिद बहुत हैरान हुए। उन्होंने बिना कोई तमाशा किए मुबीन को अंदर बुला लिया। अंकल, मुझे फारिया से मिलना है, आप उसे प्लीज़ बाहर बुला दें। मुबीन ने आंखें उठाए बगैर अपने ससुर से दरख्वास्त की। हाँ, तुम बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। फारिया के वालिद ये कहते हुए फारिया के कमरे की जानिब बढ़ गए। कुछ देर बाद फारिया ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वहाँ बैठे हुए उसने मुबीन को देखा तो एक तरफ सोफे पर बैठ गई। फारिया के वालिदैन भी पास ही में बैठ गए। अचानक मुबीन उठे और फारिया के कदमों में बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे और उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फारिया, खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि समीर शादीशुदा है। मुझे लगता था कि वो तुम्हें बरगला रहा है और तुम उसके साथ बहकती जा रही हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। शायद ये मोहब्बत की ज़्यादती का नतीजा है जिसने मुझे तुम्हारे लिए इस कदर जनूनी बना दिया। खुदारा मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे इसकी दरख्वास्त करता हूँ। मुबीन ने हाथ जोड़ते हुए और ज़ारो कतार रोते हुए फारिया से माफ़ी मांगी। उसके बाद तो फारिया का दिल पिघल गया। फारिया ने मुबीन के दोनों हाथ पकड़ते हुए और रोते हुए कहा कि आपके इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में ऐसा गलत सोच सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर भी उसके बावजूद आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ये सब करेंगे। बहुत दुख दिए हैं आपने मुझे। आप जानते भी हैं मैंने वो 6 माह आपके बगैर किस तरह गुजारे। मुबीन ने फारिया के आगे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी। 6 माह की ये अजनबियत की दीवार बहुत बुलंद, जिसे उन दोनों ने आपस के रवैये ने गिरा दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ रोते हुए माफ़ी तलाफ़ी करने लगे और शिकवा शिकायत करने में मशगूल थे। मुबीन ने अपने सास और ससुर से दरख्वास्त की कि फारिया को उसके साथ भेज दें। फारिया के वालिदैन ने जब फारिया से इसका फ़ैसला जानना चाहा तो फारिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि मैं मुबीन के साथ जाना चाहती हूँ। उस पर उसके वालिदैन ने उसे नेक तमन्नाओं के साए में रुखसत कर दिया। मुबीन की आंखों में शर्मिंदगी थी
उसने फारिया की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर सब्र। मुबीन ने हल्की आवाज में कहा, मैंने गलती की, मेरा शक बेबुनियाद था। फारिया ने गहरी सांस ली और मुबीन की तरफ देखा। रिश्ता एतमाद पर कायम होता है मुबीन। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम साथ कैसे चल सकते हैं? मुबीन ने उसके सामने सर झुका लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ फारिया। एक माफ़ी एक नए आगाज़ की निशानी थी, लेकिन दोनों को यह एहसास हो गया था कि शक का जहर रिश्ते को तबाह कर सकता है। वो दोनों मिलकर एक दूसरे के दिल में दोबारा एतमाद की बुनियाद रखने का अहद करने लगे, इस उम्मीद के साथ कि अब उनका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। फारिया एक बार फिर अपने घर आ चुकी थी। गलत फहमी की तमाम ऊंची दीवारें गिर चुकी थीं और एक नए रिश्ते का आगाज़ करने के लिए पुरानी इमारत गिराकर पहले से ज़्यादा मजबूत नई बुनियाद रखी गई, ताकि ये रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो सके, बिल्कुल पुरानी मजबूत इमारतों की तरह जो सालों गुजरने के बावजूद भी कायम रहती हैं और लोगों को सच्ची वफाओं की मिसालें देती हैं।